हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं आप लोगों को आज के इस वैल्यूबल से सेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा डेटा 16 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज वैसे राज्यसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। हरियाणा से 2 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट तो 3 है। शाम तक आते आते रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को इसके सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा जरूर। तो चलते हैं सेशन के अंदर आगे। और पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साल 2026 डिस्टिंग्विश्ड लेडी ऑफ वेलर एंड विजन सम्मान से किसे चुना गया है। तो ये सम्मान से चुना गया है अनिता शिवनानी अजवानी। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके या सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन पे द्रोणाचार्य बैच है, सीईटी मेंस के लिए एक्सेस कर सकते हैं। एचपीएससी के लिए आधारशिला बैच है, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा के किस गुरुकुल में ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ताम्रपत्र के रूप में मौजूद है। तो हरियाणा के कौन सा गुरुकुल है जिसमें सत्यार्थ प्रकाश ताम्रपत्र पे के रूप में मौजूद है, वो है झज्जर गुरुकुल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश देश भर में आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक माना जाता है। और इसकी एक किताब है ताम्रपत्र के रूप में जो है ये मतलब कॉपर प्लेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, गुरुकुल के अंदर मौजूद है ये। 100 साल से ज्यादा पुराने इस गुरुकुल में मौजूद संग्रहालय में 427 पेज के भारी भरकम ताम्रपत्र के रूप में ये किताब विशेष पहचान बनाई हुई है। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश किताब है इसको लिखा था महर्षि दयानंद जी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे कई बार आ चुका है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, ये ऐसे करके आपने घटना चक्र अगर पढ़ी है या लूसेंट पढ़ी है तो आपको याद होगा। ये 10वीं बार रिपीट हुआ है ये सवाल। अब भी इन फ्यूचर आपको हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के शूटर अनीश भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट के अंदर अभी हाल ही में इन्होंने कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। और ये 2026 की जो चैंपियनशिप है इसमें अनीश भनवाला ने 25 मीटर में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में 23 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। जापान के जो योशियाका दाई है इन्होंने 31 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता है। कजाकिस्तान के निकिता ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि जो हमारा सेंटर का फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, उसने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के लिए फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की मंजूरी दी है। विच यूनिवर्सिटी इन हरियाणा हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ए फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अभी ये थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी इसलिए भी न्यूज में थी कि इसके नए वीसी आए हैं, कार्यवाहक वीसी आए हैं, या एक्स्ट्रा चार्ज मिला है यूं कह सकते हो आप लोग। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, और उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया है केयू के यूनिवर्सिटी के साथ में। तो केंद्रीय जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, MOFPI जिसको कहते हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया है रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटी की स्थापना की मंजूरी दी है। इसके लिए इन्होंने 2.57 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। और इस इंक्यूबेशन सेंटर से यहाँ पे 4 फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको सेटअप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो इनको सेटअप किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर। और इसके साथ साथ जो है ना आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए एक बात और याद रखना कि इसमें भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और ये इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूड बिजनेस स्टार्ट करने वालों को ना ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो मुझे कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करना है खाने से संबंधित, मान लो मिल्क के पैकेट पैक करके मिल्क पाउडर फॉर्म में बेचना है, या दूध दही से संबंधित हो सकता है, और कोई खाने पीने के आइटम पैक्ड फूड आइटम होते हैं। तो एक्चुअली ऐसे सेंटर पे क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी। मशीनें कहाँ से लानी चाहिए, मशीनों पे सब्सिडी वगैरह है, मशीनों को चलाने की गाइडेंस हो गई है, ठीक है ना। जैसे अचार है, जैम बनाना है, पैकेट जूस जो आजकल आते हैं ना, रियलमी ट्रॉपिकोना वगैरह हो गए,
या मसाले बनाने के लिए कह सकते हो आप लोग, बिस्किट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब के लिए जो है ना यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। और प्रोसेसिंग मशीनें हैं, टेस्टिंग वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया भी जाता है। और एक्चुअली कहाँ से मिल सकती है सब्सिडी वगैरह पे, तो ये सब कुछ भी बताया जाता है। बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पैकेजिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लाइसेंस भी मिलना होता है क्योंकि FSAI फसाई जो है ना उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता है। इवन एक डिपार्टमेंट और भी है इसके अंदर, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, NIFTEM। एक पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। एक PCS पेपर था, उसके अंदर इसका फुल फॉर्म था, हालांकि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट वाइज में, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, NIFTEM। ठीक है, तो इनका ही काम होता है कि इनका, जैसे मान लेते हैं कोई छोटा उद्योगपति है कोई, या थोड़े रुपए के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो उनके लिए ही बढ़िया रहता है। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए ये यूनिट रहती है। अगला जो सवाल है हमारे पास में कि रेवाड़ी की चहक यादव ने एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो रेवाड़ी की चहक यादव ने अभी सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर। नई दिल्ली के अंदर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी, एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। और रेवाड़ी जिले की चहक यादव ने 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ महिला वर्ग में व्यक्तिगत रजत पदक में 600 में से 574 इसमें अंक लिए हैं। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है ना मेडल जीता है इन्होंने। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने हवा में अमोनियम गैस की मात्रा का पता लगाने के लिए चिप डिजाइन की है। तो हवा में अमोनियम गैस का पता लगाने के लिए चिप डिजाइन की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। KUK यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा चिप डिजाइन की गई है डियर, ठीक है ना। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिपार्टमेंट के शिक्षकों, शोधार्थियों ने वायुमंडल में मौजूद जो अमोनिया गैस है इसका पता लगाने के लिए चिप डिजाइन की है। इस डिजाइन को केंद्र से पेटेंट भी मिल चुका है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यह चिप सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स मोहाली के अंदर तैयार की गई है। सेमीकंडक्टर चिप के डिजाइन और फैब्रिकेशन के लिए सेंटर से लगभग देश भर के 113 इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें हरियाणा से इकलौता इंस्टीट्यूट KU गया था। तो एयर के अंदर जो है ना अमोनिया गैस कितनी होगी उसका पता लगाने के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली एक जो है ना चिप डिजाइन की है। तो इतना याद रख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और एक साथ साथ जो है ना आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, एक अमोनिया प्लांट है हरियाणा के पानीपत के अंदर, हालांकि उससे हम लोग जो है हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है ना वो तैयार करते हैं, ठीक है। अमोनिया गैस कैसी होती है सर, अमोनिया गैस को आप साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो NH3 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका कोई कलर नहीं होता है, पर इसकी जो स्मेल होती है, कह लो गंध कह लीजिएगा, तो बहुत तेज होती है, मतलब बहुत तेज चुभने वाली होती है। इसका नेचर एक बार पेपर में साइंस में आया था, ये एसिड है, बेसिक है, कैसी होती है, तो ध्यान रखना ये इसका नेचर जो है ना वो अल्कलाइन नेचर की होती है, मतलब अक्षारीय होती है ये। हवा से थोड़ी हल्की होती है, इसलिए ज्यादा ऊपर की लेयर में मिलेगी ये। तो फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका बहुत यूज होता है। पशुओं के मल मूत्र में खूब मिल जाएगी, कोई कचरा अगर कहीं जैसे सड़ जाता है ना तो वहां पे भी अमोनिया खूब मिलेगी ये। रासायनिक उद्योगों में भी खूब मिलेगी ये, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अगर एयर में ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे अपने आंखों में जलन होने लग जाएगी। आंखों में जलन हो जाएगी, नाक में जलन हो जाएगी, कई बार नाक से पानी आने लग जाएगा, खांसी हो जाएगी, ऐसे दम सा घुटेगा, सांस नहीं ले पाएंगे ज्यादा। और अगर ये इसका लेवल बढ़ भी जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली लंग्स के लिए बहुत नुकसान पहुंचाती है ये। ज्यादातर इसका यूज आपने देखा होगा फिनाइल का, जैसे कहीं जगह पे अस्पताल वगैरह में पोछा लगाते हैं ना, तो आपने महसूस किया होगा एकदम से नाक में चुभती है जाके। तो साफ सफाई के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनमें ये डाली जाती है। रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम में भी कहीं यूज करते हैं, ज्यादातर साफ सफाई और फर्टिलाइजर्स में इसका यूज जरूर करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित कृषि ड्रोन विकसित किया है। तो हाइड्रोजन पावर्ड कृषि ड्रोन जो है वो अभी किसने जो है वो बनाया है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा वाओ गो ग्रीन, ठीक है ना। वाओ गो ग्रीन जो है ना वो तैयार किया है किसने सर, ये मतलब ये कंपनी हरियाणा की है। स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ड्रोन विकसित किया है जो 10 से 50 किलोग्राम भार के साथ लगातार 3 घंटे तक उड़ सकता है। हाइड्रोजन से चलेगा ये।
और टीटीसी हिसार में 3 दिवसीय कृषि दर्शन एक्सपो हुआ था ना, वहां पे इसको दिखाया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यूएलबी लेवल पर सभी जिला मुख्यालयों के अंदर जीआईएस लैब, अब जीआईएस लैब जो है सेटअप करने वाला बेसिकली कौन सा स्टेट बना है? तो ये स्टेट बना है अपना हरियाणा राज्य ही बना है। पहले आप ये समझो ये जीआईएस लैब क्या होती है। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लेबोरेटरी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ये लैब होती है जहां पे मैप होते हैं ना, मैप्स, और इसके साथ साथ मैप के अलावा जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है, मैप और लोकेशन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और एक ना एनालाइज करके डेटा पब्लिश किया जाता है। मतलब मोटे तौर पे एक ऐसी जगह है जहां कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से हमारी अर्थ की जो भी जगह है, लोकेशन है, उनको डेटा को एक मैप के रूप में पब्लिश करेंगे, एनालाइज करके एग्जैक्ट लोकेशन को। इसमें जनरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, या इसके अंदर हम सैटेलाइट इमेजेस का भी यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस डेटा का भी यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है डेटा एनालिसिस टूल होते हैं इसके अंदर, तो उनका भी यूज करते हैं हम लोग। और ज्यादातर मैं आपको अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है ARCGIS। ये एक सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है, ARCGIS। एक सॉफ्टवेयर और है QGIS, ये इसमें सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली यूज करते हैं। इसका यूज प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर कहाँ होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग अर्बन प्लानिंग के अंदर। अर्बन प्लानिंग का मतलब है कि अगर शहरों के लिए योजना बनानी है, कहाँ पे हम लोग कोई जो है नया प्लान तैयार कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप सिटी के लिए गवर्नमेंट कोई काम करेगी, कहाँ पे नया सेक्टर बनेगा, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, तो उससे पहले जीआईएस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर जमीन का सर्वे वगैरह किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी इसका यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंट स्टडी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, सड़कों के लिए भी, और नहरों के लिए जहाँ पे मान लो कहीं से सड़क निकालनी है, नहर बनानी है, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मतलब यूं समझो, सरकार को किसी इलाके में अगर मान लो बाढ़ आ जाए, नई सड़क बनानी पड़ जाए, नई नहर निकालनी पड़ जाए, तो जीआईएस लैब में डेटा को एक मैप के थ्रू पहले एनालाइज करेगा, उसके बाद ही वो कोई काम प्रोसेस करते हैं वो। तो जीआईएस लैब सेटअप कर दिया है यहाँ पे लोकल लेवल की। ये नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इन सभी के सारा डेटा जो है ना डिजिटल अब हो सकेगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में हरियाणा की आकृति दहिया ने कौन सा पदक जीता है? हरियाणा की आकृति दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर। नई दिल्ली के अंदर शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में सोनीपत के युवा शूटर आकृति दहिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। स्वर्ण पदक कजाकिस्तान के सोफिया सुलजको ने जीता है। कांस्य पदक जीता है भारत की अनुजा मोदगिल ने। हरियाणा के अंबाला जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट FLNAT में लगभग कितने गैर साक्षर वयस्कों ने परीक्षा दी है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 10,435 गैर साक्षर, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने एग्जाम दिया है। उल्लास एक एक्चुअली कार्यक्रम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? नव भारत साक्षर कार्यक्रम के चलते हुए जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बेसिक फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी देना है। जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं, हरियाणा के अंबाला में 485 केंद्रों पर एग्जाम जो है ना करवाया गया था। इसमें होता है बेसिकली पढ़ना है, लिखना है, न्यूमेरेसी है। इसमें जो लगभग 50 नंबर का पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट में अलग अलग पास करना जरूरी होता है, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 17 अंक यानी कि 34% लाना जरूरी रहता है। इसमें बहुत सारे 10,435 शिक्षार्थियों ने जो है ना इसमें हिस्सा लिया है। एक इसमें विशेष था, 103 साल के अमीचंद थे, इन्होंने घर से एग्जाम देके आजीवन सीखने का एक जज्बे का उदाहरण भी दिया है वैसे। पिछला रिकॉर्ड था 16,548 शिक्षार्थी उसमें शामिल हुए थे। अभी रिसेंट मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, 100% साक्षर गांव किसी को याद है? चलो कमेंट में लिखो कौन सा गांव है वो, बताना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के अनुसार 2021 से 23 की अवधि में हरियाणा का मातृ मृत्यु अनुपात MMR जिसको कहते हैं हम लोग, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसका मतलब 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती है तो उसपे कितने बच्चे, 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती है तो कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम जो रहता है उस समय, कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है 1 लाख के ऊपर, ये रेशियो निकालते हैं। करंट में हरियाणा का 89 आ गया है,
बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये 200 के आसपास भी हुआ करता था, मतलब 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म दे रही है तो वहां पे 89 महिलाओं की डेथ होती जा रही है। भारत का राष्ट्रीय औसत जो है ना 88 है नया। और इसके अलावा जो इसके अलावा केरल का जो है वो 30 है। आंध्र प्रदेश, केरल का काफी अच्छा है, देखो आंध्र प्रदेश का भी बहुत ठीक है। उड़ीसा का 153 है, जो कि बहुत ज्यादा है एक्चुअली। पंजाब का 90 है। एमपी का 142 रहा। छत्तीसगढ़ का भी ज्यादा है। अपना हरियाणा का जो है ना नेशनल लेवल से थोड़ा ज्यादा है, मतलब नेशनल से 88 से 89 पे है। तो ये जितना कम हो उतना ठीक है। 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम लोग 70 से इसको नीचे ले आएंगे। मैं आपको ना 2030 तक के जितने भी टारगेट हैं हमने मतलब हरियाणा लेके चला है कि हम इसको ये पूरा करेंगे लक्ष्य, उसका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जल्द ही। कोशिश करता हूँ आजकल में ही आपको मैं लाइव आके वो सेशन कंप्लीट करवाऊंगा। थोड़ा लेंदी सेशन होगा, 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे शायद, या कम भी लगे तो देखेंगे, पर लगभग 1.5 2 घंटे लगने चाहिए। काफी बड़ा सा बुकलेट है, तो उसको मैं आपको एक अच्छे से सेशन में पढ़ाऊंगा। लाइव देख पाओ तो लाइव देख लेना, अदरवाइज रिकॉर्डेड उस सेशन को जरूर देख लेना, एग्जाम के लिए जरूरी होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत अगले शैक्षणिक सेशन से सरकारी स्कूलों में किस कक्षा की छात्राओं को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध और प्रोटीन मिल्क बार दिए जाएंगे? तो क्लास 9th और 12th के लिए दिए जाएंगे ये। तो क्लास 9 to 12th मतलब 9th 10th 11th 12th इन सबको दिए जाएंगे। पहले 8th क्लास तक ही सीमित था ये। नया सेशन मतलब अप्रैल 2026 से जो स्टार्ट हो रहा है ना तब से। और साल के 75 दिनों में ये प्रोटीन मिल्क बार और फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाएगा। छात्राओं में कुपोषण को दूर करना और उनके आहार में माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है ना, पोषक तत्व है उनको और प्रोटीन की कमी को पूरा करना। तो सप्ताह में 2 बार ये मिलने वाले हैं। सप्ताह में एक बार जो है ना खीर मिलेगी, इंस्टेंट खीर और पिन्नियाँ ये दी जाएगी। अच्छी बात है। हालांकि ये 8वीं तक दिया जा रहा है, मतलब ये वाला अब 9th और 12th, 9th से लेकर 12th तक भी बच्चों को मिलेगा। इतना ही था आज का सेशन। आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? ये बताइएगा आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे वो एआई कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। मैं एआई कोर्स जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के लास्ट वीक में और या मई के फर्स्ट वीक में, 1 मई से लगभग स्टार्ट करूं या अप्रैल के लास्ट वीक तक स्टार्ट करूं, मैं आपको जरूर बता दूंगा मैं। और अच्छे से, बहुत बहुत बड़ा कोर्स नहीं होगा, इजीली आप समझ पाओगे, ऐसे बहुत लेंथी नहीं होगा, आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा। और आप कुछ अर्न भी कर पाओगे उसके थ्रू, मतलब उसके थ्रू इन द सेंस कि आप कोर्स अगर सीख जाओगे तो फिर आपके पास में घर बैठे कुछ अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। आप खुद भी स्किल सीखने के बाद तो काम कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। चलिए, राधे राधे, अपना ख्याल रखना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट रहता है मेरा हमेशा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।